नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, अभी आप जब मेरी वीडियो देख रहे हैं, या तो अभी 2 महीने रह गए एग्जाम को, 1 महीना रह गया है, या फिर कल ही एग्जाम है, या 2-3 दिन रह गए, तब आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं। तो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपका कल परसों एग्जाम है तो आप मेरी 5 मिनट की वीडियो शुरू में देखिए। मैंने इसमें ब्रीफ समरी दी हुई है, उसके बाद में मैंने डिटेल समरी भी इसमें दी हुई है। इसके अंदर पूरी पोएम को डिस्क्राइब किया हुआ है। तो अगर आपके पास टाइम है तो इसको देखें, उसको भी देखें, अदरवाइज फिर इसको देखें और बस प्रीवियस पेपर्स वाली वीडियोस देखें, डिटेल को मत देखें। तो मैं स्टार्ट करता हूँ आपका टाइम न ज्यादा खराब करते हुए। तो दोस्तों, जो आज की जो पोएम है वो है टू कॉय हिज मिस्ट्रेस। कॉय का मतलब होता है संकोची, शर्मीली, है ना, थोड़ी सी जो दब्बू टाइप से, या जो हर अपने को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। मिस्ट्रेस का मतलब होता है गर्लफ्रेंड, वाइफ। ये इसका बेसिकली मतलब है कि टू हिज कॉय मिस्ट्रेस, किसकी, जो पोएट है उसकी प्रेमिका। ये उन्होंने पूरी की पूरी प्रेमिका के लिए लिखी है, और एक तरीके से आप समझ लो लस्ट पोएम है, सिडक्शन पोएम है, जिसके अंदर वो मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आओ ना, पास आओ ना, गले लगाओ ना, लेकिन वो शर्मा रही है। ठीक है, इसे बहुत सारे गाने भी बने हमारे इंडिया में। ये चीजें बड़ी सिंपल होती है कि सामने वाला सोचता है कि भाई मुझे प्यार नहीं करना, और फिर ये उसको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि आओ प्यार करें, मिंगल हो, फिजिकल हो, और अलग अलग बातें इसमें बता रहे हैं जो पोएट हैं। पोएट कहते हैं कि इस दुनिया में सब मतलब खत्म हो जाएगी, तब क्या प्यार करेंगे, तुम क्यों नहीं प्यार कर रहे हो, शरीर का क्या करोगी। कुल मिलाकर सेड्यूस कर रहे हैं कि अगर एक काम करो, अगर प्यार नहीं करना तो एक काम करो, तुम गंगा किनारे, इसमें यूज किया गया इंडिया का गंगा के वहां जाना और वहां पे मोती चुन लेना और हम आराम करेंगे। लेकिन उसके लिए टाइम होना चाहिए। हमारे पास अब टाइम नहीं है। काश कि मेरे पास बहुत टाइम होता, सालों होती, तो मैं इंतजार भी करता और तुम्हारी खूबसूरती की तारीफ भी करता। मैं 100 साल तुम्हारे चेहरे की तारीफ करता, तुम्हारे ब्रेस्ट की तारीफ करता, तुम्हारे सीने की तारीफ करता, तुम्हारे हर अंग की तारीफ करता, 200-300। बट प्रॉब्लम यह है कि इतना वक्त नहीं है। जैसे बहुत से कहते हैं ना कि मतलब कि हमारे कॉलेज में होता था कि कोई किसी को प्रपोज कर देता था, वो मना कर देती थी, और फिर कई बार बोलती थी यार मेरा मन करता कभी कभी मर जाऊं। तो लड़के बोलते थे अच्छा मर जाओ, किसी काम मत आओ, यू नो व्हाट आई मीन, फिर मरने से अच्छा किसी काम ही आ जाओ। तो कुछ इस तरह से बोला गया है कि एक दिन हम दोनों मर जाएंगे, सभी मर जाते हैं, ये मर जाएंगे और ग्रेव में चले जाएंगे। लेकिन ये थोड़ा सटायर मारा है कि वहां पर लेकिन गले नहीं लग सकते। मतलब कौन गले लग सकते, मरे हुए लोग गले नहीं लग सकते, और क्या। काश के वहां गले लग सकते तो मैं वहां गले लग जाता, पर वहां पॉसिबिलिटी नहीं है। और करोगे क्या तुम अपनी वर्जिनैलिटी का, तो वो अपनी वर्जिनैलिटी का तुम करोगी क्या, क्या करोगे उसका। वहां पर कीड़े खा जाएंगे इसको। मतलब कुल मिला के उसको थोड़ा सा डरा भी रहे हैं, धमका भी रहे हैं, और उसको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, एग्री करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको प्यार करे और वो फिजिकल हो जाए। तो अच्छी पोएम है, सुनने में अच्छी लगती है। उसमें बहुत सारे स्ट्रेंजर्स और खूबसूरत हैं, और ये उनके मरने के बाद लोगों के बीच आई। ठीक है, इस पोएम को आप कह सकते हैं कि सिडक्शन पोएम है, लव पोएम है, लस्ट पोएम भी है। इसमें जो राइटर हैं वो थोड़े तरीके से वो प्यार कम और सेक्स की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। तो इसमें बाकी जो बातें और डिटेल हैं, बाकी शॉर्ट में तो इतना ही है। और इसके बाद अगर आपका एग्जाम कर लिया परसों है, तो आप इसकी जो प्रीवियस पेपर्स हैं, जो इसके अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी नहीं होगा तो बाद में मैं डाल दूंगा, वो लिंक होगा, उस पर क्लिक करके उस पर चले जाइए कि प्रीवियस पेपर्स में कौन कौन से इसके क्वेश्चन आए। समरी थ्योरी इतनी दी है, अगर वो आपके पास टाइम है तो डिटेल पढ़ लीजिए। इस वीडियो के बाद डिटेल में दिया हुआ आराम से, इसी वीडियो में पूरा एक एक लाइन को डिस्क्राइब किया हुआ है। तो मेन यही है कि वो मनाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी प्रेमिका को, मान जाओ, टाइम नहीं है, आ जाओ, गले लगाओ ना, वो साथ ही रहे। और एक दिन वो मुकेश कुमार का गाना कि एक दिन सब जब जवानी भी दामन छुड़ाने लगे, कोई तुम्हें पसंद नहीं करेगा, तब क्या करोगे जवानी का। तो आ जाओ, पास आ जाओ और प्यार करो, जो बेसिकली चीज है। इसकी थीम आप अलग अलग तरीके से बना सकते हैं, और इसकी मैंने बताया ना, जब प्रीवियस पेपर्स कराएंगे तो सारी चीजें मैं इसमें बता दूंगा। थीम इसको किस तरह से लिखेंगे, इसके अंदर क्रिटिकल एप्रिसिएशन कैसे देंगे, आप कमेंट्स कैसे मारेंगे इसमें, इसका जॉनरा कौन सा है। ठीक है, टाइम पीरियड में तो 1681 में रिलीज हुई थी, और ये 1650 के आसपास ये आपको आगे बताई रखा, ये आसपास ये बनी होगी। सो इतना ही 4 मिनट में आप समझ जाएंगे बेसिकली इसका ब्रीफ समरी क्या है। आगे बस इसको देख लीजिए, मुझे पूरी उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा, और फीडबैक भी दीजिए कि इस तरीके से आपको ये कैसे लगा तरीका। कि टाइम जिसके पास ना हो उसके लिए भी आप जनरली एक जो क्यूरियोसिटी खत्म कर दी, और डिटेल पढ़ने वाले के लिए वो भी है। थैंक यू वेरी मच, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं कई बार कहता हूँ आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब आप लोग नहीं करेंगे तो हम लोग काम करने का मोटिवेशन नहीं मिलता, हमें लगेगा कोई हमें पसंद ही नहीं करता, फिर हम वीडियो नहीं बनाएंगे।
क्योंकि यहाँ पे लोगों का सब्सक्रिप्शन, लाइक, ये सब तो हमें खुशी देता है। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो किसी भी तरह की, आपके पास डिटेल्स हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय। और अब आपके सामने आएगी डिटेल्स, देखिए अब आपके सामने डिटेल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश ऑथर और पॉलिटिशियन एंड्रयू मार्वेल की फेमस पोयम के बारे में जिसका नाम है टू हिज कॉय मिस्ट्रेस। इसे 1650s में लिखा गया था, लेकिन इसे पब्लिश किया गया था 1681 में पोस्टह्यूमसली, यानी पोएट की डेथ के बाद। फ्रेंड्स, ये पोएम जो है बहुत ही पॉपुलर रही है, आज भी काफी पॉपुलर है। पोएम जो है ये एक सिडक्शन पोएम मानी जाती है, यानी इस पोएम में पोएट जो है वो अपनी बिलवेड को सेड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसके लिए बहुत सारे तर्कों का यूज करते हैं, बहुत इमेजरीज है, मेटाफर्स हैं। पोएम बहुत लंबी है और साथ ही बहुत सारे इसमें इमेजरीज का यूज हुआ है। फ्रेंड्स, कॉय वर्ड जो है इसका मतलब होता है शाय या शर्मीली। तो ये पोयम जो है टू हिज कॉय मिस्ट्रेस, इसका मतलब हुआ मेरी शर्मीली प्रेमिका के लिए, उसके लिए ये पोयम लिखी गई है। और पूरी पोयम में यही बताया गया है कि उनकी जो बिलवेड है, जो उनकी लवर है, वो कितनी शर्मीली है। और पोएट उन्हें समझा रहे हैं कि हमें शर्माने के लिए हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि हमारी लाइफ जो है वो लिमिटेड है। इसलिए तुम शर्माना छोड़ दो और मेरे पास आओ, मेरे साथ रहो। फ्रेंड्स, एंड्रयू मार्वेल एक इंग्लिश मेटाफिजिकल पोएट, सटायरिस्ट और पॉलिटिशियन थे। उनका जन्म हुआ था 31 मार्च 1621 में और उनकी डेथ हुई थी 16 अगस्त 1678 में। उनकी ज्यादातर वर्क्स में लव, सेक्सुअल और पॉलिटिकल व्यूज हुआ करते थे, और उनकी फेमस वर्क्स में टू हिज कॉय मिस्ट्रेस, अपॉन एप्पलटन हाउस, द गार्डन, इस तरह के वर्क शामिल हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अब इस पोयम को पढ़कर समझने की कोशिश करते हैं। हैड वी बट वर्ल्ड इनफ एंड टाइम, यानी अगर हमारे पास इनफ टाइम होता, इनफ वर्ल्ड होता, हमारे जितनी हमारी ज़रूरत है उतना समय हमारे पास होता, उतनी दुनिया हमारे पास होती, दिस कॉइनस लेडी वेयर नो क्राइम, तो तुम्हारा ये कॉइनस, ये जो तुम्हारा शर्माना है माय डियर लेडी, ये कोई क्राइम नहीं होता, ये कोई जुर्म नहीं होता। वी वुड सिट डाउन एंड थिंक विच वे टू वॉक एंड पास आवर लॉन्ग लव्स डे, और हम क्या करते, हम बैठकर सोचते, क्या सोचते कि हमें किस तरफ जाना चाहिए, हमें किस तरफ वॉक करना चाहिए, और कैसे हमें ये लंबे लंबे प्यार भरे दिन बिताने चाहिए। हमारा पूरा टाइम आराम से बीतता, हमें किसी बात की कोई जल्दी नहीं होती। दाओ बाय द इंडियन गैंजेस साइड शुडस्ट रूबीज फाइंड, यानी तुम क्या करती, इंडिया जो कंट्री है उसमें जो गंगा रिवर है उसके किनारे चलती और वहां पर रूबीज को ढूंढा करती। फ्रेंड्स, रूबीज क्या होते हैं, रेड कलर के स्टोन्स होते हैं, बहुत कॉस्टली होते हैं और बहुत कम पाए जाते हैं। तो तुम गंगा नदी के किनारे पर घूमती, रूबीज ढूंढती। आई बाय द टाइड ऑफ हुम्बर वुड कंप्लेन, और मैं हम्बर नदी के किनारे, उसके टाइड्स के किनारे क्या करता, बैठकर कंप्लेन करता। आई वुड लव यू 10 years बिफोर द फ्लड, और मैं क्या करता, तुम्हें जो फ्लड आने वाली है, फ्रेंड्स फ्लड आपको पता ही होगा, जो माना जाता है कि एक फ्लड आएगी और पूरी दुनिया उसमें बर्बाद हो जाएगी, तो मैं उससे 10 साल पहले से तुमसे प्यार करता रहता। एंड यू शुड इफ यू प्लीज रिफ्यूज, और तुम अगर चाहती, तुम्हारा अगर मन करता तो तुम रिफ्यूज कर देती, मेरे प्यार को मना कर देती, ठुकरा देती। टिल द कन्वर्जन ऑफ द ज्यूज, कब तक के लिए कि जब तक जो ज्यूज हैं, जो यहूदी लोग हैं, वो कन्वर्ट होकर क्रिश्चियन ना बन जाएं। फ्रेंड्स, ये बात माना जाता है कि इम्पॉसिबल है, ज्यूज की विचारधारा क्रिश्चियन से बहुत अलग होती है, तो शायद ऐसा कभी नहीं हो। लेकिन पोएट कहते हैं कि अगर हमारे पास टाइम की कोई कमी नहीं होती, लिमिटलेस टाइम होती, तो फिर क्या प्रॉब्लम था, बैठ करके हम इंतजार करते कब ज्यूज कन्वर्ट होंगे, तब तुम मेरे प्यार को एक्सेप्ट करती। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। My vegetable love should grow vaster than empires and more slow. मेरा जो वेजिटेबल लव है, फ्रेंड्स बहुत चर्चा होती है इस बात के लिए कि वेजिटेबल लव क्या होता है। तो जिस तरह सब्जियों को प्यार से उगाया जाता है, धीरे धीरे वो बड़े होते हैं उनके पौधे,
और बहुत केयर लगती है। तो पोएट अपने प्यार को भी वैसा ही मानते हैं जो धीरे धीरे बड़ा होगा, लेकिन वो बड़ा होकर एम्पायर से भी बड़ा हो जाएगा। जो राजाओं के राज थे उनसे भी बड़ा होगा, मगर उनसे भी ज्यादा क्या होगा, स्लो होगा, धीमा होगा। क्योंकि कोई जल्दी नहीं है पोएट को, टाइम उनके पास बहुत है, तो आराम से वो अपने प्यार को बड़ा करेंगे और इतना बड़ा करेंगे कि वो किंग्स के एम्पायर से भी ज्यादा बड़ा होगा। 100 years should go to praise thine eyes and on thy forehead gaze। यानी पोएट कहते हैं कि 100 years तक, 100 सालों तक मैं क्या करूंगा, तुम्हारी आंखों को प्रेज करूंगा, तुम्हारी आंखों की तारीफें करूंगा और तुम्हारे फोरहेड को, यानी जो तुम्हारा माथा है, उसे देखता रहूंगा। यानी 100 सालों तक और मैं कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ तुम्हें देखूंगा, तुम्हारी आंखों की तारीफ करूंगा और तुम्हारे माथे को निहारूंगा। 200 टू अडोर ईच ब्रेस्ट। और 200 सालों तक क्या करूंगा, मैं तुम्हारे सीने की, तुम्हारे ब्रेस्ट की तारीफ करूंगा। बट 30,000 टू द रेस्ट। और बाकी के जो तुम्हारे बॉडी पार्ट्स हैं उनकी तारीफ करने में मुझे 30,000 ईयर्स और लगेंगे। फ्रेंड्स, पहले ही पोएट ने कहा कि अगर हमारे पास टाइम की कोई कमी नहीं होती तो कितनी भी सेंचुरीज बीत जाएं उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आराम से एक एक सेंचुरी बॉडी के एक एक पार्ट को देख करके पोएट उसकी तारीफ करना चाहता है, अपनी बिलवेड की। एन एज एट लीस्ट टू एवरी पार्ट। यानी तुम्हारे बॉडी के हर एक पार्ट के लिए, हर एक हिस्से के लिए मैं एक एज बिता दूंगा, कई सारी सेंचुरीज, कई सारे साल बिता दूंगा। एंड द लास्ट एज शुड शो योर हार्ट। और जो आखिरी साल होगा उसमें मैं तुम्हारे हार्ट की, तुम्हारे दिल की तारीफ करूंगा। फॉर लेडी यू डिजर्व दिस स्टेज। क्योंकि माई डियर लेडी, माई डियर लव, तुम ये डिजर्व करती हो, तुम डिजर्व करती हो कि तुम्हारी तारीफ की जाए, तुम्हें प्रेज किया जाए। नॉर वुड आई लव एट लोअर रेट। और ना ही मैं तुम्हें इससे धीमी किसी गति से प्यार करूंगा। ये जो मेरी स्पीड है, ये जो मैंने अभी तुम्हें डिफाइन किया, इसी तरह से मैं तुम्हें प्यार करना चाहता हूं और कोई तरीका नहीं है। बट एट माई बैक आई ऑलवेज हियर टाइम्स विंगड चैरियट हरिंग नियर। लेकिन मुझे अपने पीछे की तरफ से हमेशा ही सुनाई देती है, क्या सुनाई देती है, तो समय की वो बग्घी, चैरियट का मतलब होता है बग्घी, जो हमारे करीब आ रही है। यानी सिंपली बोले तो समय जो है वो बीतता जा रहा है, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है और ये बातें मुझे पता चल रही है, मुझे फील हो रहा है कि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। And yonder all before us lie deserts of vast eternity। और ऐसा लगता है मानो हमारे सामने पड़ी हुई है, हमारे सामने फैली हुई है, तो वो क्या है, एक डेजर्ट है जो कि इटर्निटी की है, जो कभी खत्म नहीं होगी। ऐसी मान लो एक रेगिस्तान है हमारे सामने और हमें तो इसे पार करना ही होगा। Thy beauty shall no more be found, nor in thy marble vault shall sound। फ्रेंड्स, यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि तुम्हारी जो खूबसूरती है वो समय बीतने के बाद नहीं पाई जाएगी। यानी समय के साथ तुम्हारी ये ब्यूटी जो है वो खत्म हो जाएगी। और जो मार्बल वॉल्ट है, मार्बल वॉल्ट किसे कहा जाता है फ्रेंड्स, जो कब्र होती है, जब मरने के बाद तुम्हें उस कब्र में दफनाया जाएगा तो वहां पर कोई आवाज नहीं आएगी। किस चीज की? माई एकोइंग साउंड। यानी मैं जो गाना अभी तुम्हारी तारीफों में गा रहा हूं उसकी कोई आवाज नहीं आएगी उस मार्बल वॉल्ट में, उस कब्र में जहां मरने के बाद तुम्हें दफनाया जाएगा। देन worm shall try that long preserved virginity। और फिर जो कीड़े होंगे उस वॉल्ट में, उस कब्र में जो कीड़े होंगे, वो तुमने जो ये अपना वर्जिनिटी, अपनी कुंवारेपन को बचा कर रखा है, उसे वो वॉर्म्स पा सकेंगे। मुझे तो तुमने दिया नहीं, तो जरूर ही वॉर्म्स जो है वो तुम्हारी वर्जिनिटी को पाएंगे। एंड योर क्वेंट ऑनर टर्न टू डस्ट। और ये जो तुम्हारा ऑनर है, जिसे तुम बचा कर रखती हो, जिसे तुम बांटना नहीं चाहती, मुझे देना नहीं चाहती, वो क्या होगा, वो मिट्टी में मिल जाएगा। यानी एक समय के बाद जो तुम्हारी डेड बॉडी है वो सड़ जाएगी, तो मिट्टी में मिल जाओगी। तो ये खुद को जो तुमने बचा कर रखा है, ये जो तुम मेरे साथ समय नहीं बिताना चाहती, इन सब का कोई फायदा नहीं होगा। एंड इन टू एशेज ऑल माई लस्ट।
और मेरा ये जो लस्ट है तुम्हारे लिए, ये जो मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ, ये सारी जो मेरी चाहते हैं ये क्या होंगी, ये एशेज में यानी राख में बदल जाएंगी, ये भी नहीं बचेंगी। द ग्रेव्स अ फाइन एंड प्राइवेट प्लेस, यानी जो पोएट है वो कहते हैं कि ये जो ग्रेव है ये एक बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही प्राइवेट प्लेस है, यहाँ कोई आता जाता नहीं है। बट नन आई थिंक डू देयर एम्ब्रेस, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वहां जो भी लोग हैं वो कभी एम्ब्रेस कर पाते हैं, गले मिल पाते हैं। यानी जिनकी डेथ हो चुकी है वो भला क्या गले मिलेंगे, क्या अपने लव को कंटिन्यू करेंगे। इसीलिए पोएट जो है वो एक सार्केज्म के साथ कह रहे हैं कि ग्रेव बहुत अच्छी जगह है, हमें बहुत अकेलापन मिलेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता हम वहां गले भी मिल पाएंगे। Now therefore while the youthful hue sits on thy skin like morning dew, इसीलिए जब तक कि ये तुम्हारे स्किन पर, तुम्हारी त्वचा पर ये यूथफुलनेस है, ये तुम्हारे जवानी की जो चमक है वो जब तक तुम्हारे स्किन पर है, किसी मॉर्निंग ड्यू की तरह, सुबह के ओस की बूंद की तरह। And while thy willing soul transpires at every pore with instant fires, और तुरंत ही तुम्हारी जो आत्मा है, जो विलिंग सोल है तुम्हारी, वो क्या करती है, उसके हर एक कण में एक तरह से कहें तो जो लस्ट की आग है वो भड़क उठती है। अभी ये तुम्हारे सब कुछ यूथफुलनेस के कारण हो रहा है कि तुम्हारे हर एक कण में एक फायर लग जाती है मेरे हर एक टच से। नाउ लेट अस स्पोर्ट अस वाइल वी मे, तो हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, एक दूसरे का साथ एंजॉय करना चाहिए जब तक हम ऐसा कर सकते हैं। एंड नाउ लाइक एमोरस बर्ड्स ऑफ प्रे रादर एट वंस आवर टाइम डिवोर, और अभी हमें ऐसा करना चाहिए मानो हम कोई बर्ड्स ऑफ प्रे हैं, यानी शिकारी पक्षी हैं जिन्हें अपना शिकार मिल गया है। हम दोनों एक दूसरे के लिए अपने शिकार की तरह हैं और हमें एक दूसरे को एंजॉय करना चाहिए तब तक जब तक कि टाइम हमें डिवोर नहीं कर लेता, यानी जो हमारा समय है वो हमें नष्ट नहीं कर देता, हमें मिट्टी में नहीं मिला देता। देन लैंग्वेज इन हिज स्लो चैप्टर पावर, और ऐसा करना बेटर है ना कि हमें इंतजार करना चाहिए कि धीरे धीरे क्या हो, समय हम पर अपना असर दिखाए। स्लो चैप्ट पावर यानी जो उसका धीमा असर है, जो उसका पावर है, वो हम पर समय दिखाए। Let us roll all our strength and all our sweetness up into one ball, यानी पोएट कहते हैं कि जो भी हमारी ताकत है और जो भी हमारी मिठास है, हमें उन सभी को समेट लेना चाहिए, एक बॉल में बंद करके रख लेना चाहिए। एंड टीयर आवर प्लेजर्स विथ रफ स्ट्राइफ, और जो हमारी मेहनत है उससे प्लेजर्स को दूर करना चाहिए, यानी ये जो हमारे बीच में प्यार है, ये हमें एक दूसरे के साथ जो समय बिताना चाहिए वो प्लेजर है और उसमें मेहनत को भी मिक्स किया गया है, लेकिन हमें इन्हें अलग करना होगा। थ्रू द आयरन गेट्स ऑफ लाइफ, जो कि क्या होंगे, जिंदगी के आयरन गेट्स, यानी जिंदगी की जो मुश्किलों हैं उससे गुजरते हुए हम बनाएंगे, यानी जो हमारा प्यार है वो एक हो जाएगा, हम एक हो जाएंगे, और ऐसा करने के लिए हमें साथ रहना जरूरी है और तुम्हें अपने शर्मीलेपन को छोड़ना जरूरी है। Thus, though we cannot make our sun stand still, yet we will make him run. तो ऐसा करने से क्या होगा कि भले ही हम जो सन है, जो हमारा सूरज है, उसे हम एक जगह रोक कर नहीं रख सकेंगे, मगर हम उसे अपने साथ दौड़ने पर मजबूर कर देंगे। यानी पोएट जो है वो अपनी बिलवड से कह रहे हैं कि तुम इस चीज़ों में कोई नेगेटिव पॉइंट मत ढूंढो, ये मत सोचो कि समय का हम पर असर हो जाएगा, बल्कि ये सोचो कि हम इस समय को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे हम इस समय का इस्तेमाल करके एक दूसरे के करीब आ सकते हैं। क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो क्या होगा, एक समय के बाद हमारा यूथ खत्म हो जाएगा, हम मर जाएंगे और कब्र में चले जाएंगे, जहां हम कभी भी एक नहीं हो पाएंगे। तो फिर हमारा ये प्यार किस काम का। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये पोयम खत्म होती है। इस पूरी पोयम में पोएट अपने बिलवड को सेड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए बहुत सारे तर्क का यूज कर रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं कि आखिर ऐसा करना क्यों जरूरी है। और अगर दोस्तों कैसे हैं आप लोग, अगर आपका एग्जाम बहुत जल्दी है, मतलब एक हफ्ते बाद है, अगर आप वीडियो जब देख रहे हैं तो आप मेरी ब्रीफ समरी सुने और एग्जाम में अच्छा काम करें। दूसरा मेरा वीडियो वो देख लें जिसके अंदर मैंने प्रीवियस पेपर्स कराए इससे रिलेटेड।
अदरवाइज इफ यू हैव एनफ टाइम तो पहले समरी को पढ़ लें, समझ लें मेरी बातों को, उसके बाद मेरे पास जो वीडियो है उसमें पूरी डिटेल दी हुई है इस पोएम की। तो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज हम जो पोएम करने वाले हैं उसका नाम है दी गार्डन। हमने इससे पहले टुकनम गार्डन किया था और वहां भी मैंने अपने पेड़ वेड़ लगाए थे ये वाले। अब जो तो गार्डन है, जो नाम सुन के लगता है कि यार गार्डन है, वो मार्वल की किस तरह की पोएम होगी, उसमें ऐसा क्या होगा, बहुत टिपिकल तो नहीं है। लेकिन सच बता रहा हूँ ये बिल्कुल ही आसान है, सिंपल है, एकदम सिंपल है। ये मुझे ऐसा लगता है कि जो पोएट है, वो स्पीकर जो गया है अपने गार्डन में बैठ गया और देखा माहौल को और उसने लिख दिया। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन फिर लिखते लिखते उन्होंने उसको पोएम के फॉर्म में बनाया तो चीज़ें ऐड कर दी। क्या किया उन्होंने बताया कि देखिए जितने पहले ज़माने में लोग युद्ध करते थे, बहुत लड़ाइयाँ लड़ते थे मुकुट के लिए, और उस समय मुकुट पत्तों का बनता था। ये देखो ये पत्तों के लिए लड़ रहे हैं और यहाँ पे पेड़ हंसते होंगे उन लोगों पे, कितने सारे पत्ते हैं, पत्ते ही पत्ते हैं, एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। आप ही समझिए मतलब पेड़ों को उन्होंने सबसे सुप्रीम कर दिया इस पोएम के अंदर। उन्होंने बताया कि देखिए लोग सुकून के लिए दुनिया भर में भटकते हैं, कितना सुकून मुझे यहाँ मिल रहा है गार्डन के अंदर, कितना अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत खुशी मिल रही है, मैं पेड़ों को देख रहा हूँ, खुश हो रहा हूँ। मैं उन लोगों से बड़ा किलसता हूँ जो प्यार करते हैं किसी और को और अपनी प्रेमिका का नाम गोद देते हैं पेड़ों के तने पे, क्योंकि पेड़ तो इतने खुद खूबसूरत हैं, कोई कंपेयर ही नहीं कर सकता उनकी ब्यूटी को किसी फीमेल से। अगर मैं कभी, पेड़ों से कह रहे हैं राइटर के, अगर मैं कभी, पोइट कह रहे हैं कि मैं अगर कभी आपके तने पे नाम लिखूंगा तो आपका लिखूंगा, मतलब पेड़ का लिखूंगा, क्योंकि आपसे खूबसूरत कोई नहीं है चारों तरफ। मतलब समझ लो कि अगर आप, मैं एक बार जम्मू कश्मीर गया था, जब मुझे याद आ गया वो कौन सा गार्डन है मुझे याद नहीं आ रहा, उस गार्डन को फील कर रहा था जब मैं इस पोएम को पहली बार पढ़ रहा था। ऐसे लगा कि जो चीज़ें वहाँ बता रहे थे वही सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं, जितना बेस्ट से बेस्ट है। और गार्डन में आप पेड़ भी लगा दो, फूल भी लगा दो और थोड़े फल फ्रूट्स भी लगा दो, तो ये पूरा ओवरऑल तरीके से एक फील आएगा, एक बाग का फील, एक गार्डन का फील, और एक उसमें फाउंटेन भी लगा दो। तो ये ओवरऑल जो आपका एक जो आपका बनेगा ना, वो जो फ्लेवर, वो इन्होंने दे दिया। साथ में आपको ट्विस्ट कर दिया, मैं बता देता हूँ। तो उन्होंने बोला मैं बैठा हुआ हूँ, पेड़ के जो फल हैं, फ्रूट्स हैं, वो मेरे मुंह पे गिर रहे हैं, मैं आगे गिर जा रहा हूँ तो वाटरमेलन मेरे पैरों के नीचे गिर रहा है, मैं गिर रहा हूँ तो पेड़ों में गिर रहा हूँ, मैं फूलों में गिर रहा हूँ, मैं घास में मजे कर रहा हूँ। इट मीन्स फुल ऑफ एंजॉयमेंट। ये देख रहे हैं कि देखो कितना अच्छा एक किसी जो माली है उसने बनाया कि पूरा का पूरा गोल कर दिया वॉच की तरह, घड़ी की तरह, और बीच में फ्लावर लगाए, मतलब फूल वगैरह लगाए। आप देखोगे डिटेल में सारे आगे वीडियो में दिया हुआ है। उसके बाद उन्होंने बोला है कि देखो लोग इतने परेशान हैं, शांति पता नहीं कहाँ ढूंढते हैं, बल्कि हैप्पीनेस, खुशियाँ तो यहाँ पर हैं, उनको यहाँ आना चाहिए। सच बात है दोस्तों, जब मैं ये पोएम पढ़ रहा था तो बचपन की यादें मुझे आ गई। हम आम का पेड़ लगाते थे, मतलब आम की गुठली लगाते थे, जब उसमें पौधा आता था एक वो अलग ही खुशी होती थी। जब वो हम पौधे लगाते थे, मम्मी सैम की बीज लाती थी, जब वो फली, सैम आप जानते हो, खाते होगे, तो जब उसकी फली का पौधा आता था बड़ी खुशी मिलती थी। तो उस खुशी को मैं महसूस कर सकता हूँ राइटर की या पोइट की, जो वो कहना चाहते हैं। उन्होंने बोला, और उसमें एक चीज़, दो स्ट्रेंजर उन्होंने और ऐड कर दी जहाँ पर लगता है कि वो पोइट हैं। एक वो ये कि जब कभी जो देवता भी किसी को प्यार कर रहे थे, एक परी को प्यार करते हैं, तो वो भी जब उससे मतलब छुटकारा चाहती है तो वो भी एक पेड़ में कन्वर्ट हो गई, पौधे में कन्वर्ट हो गई। एक और इसी तरह स्टोरी बताइए, वही पौधे में कन्वर्ट हो गई। देन जो ईश्वर हैं, जो गॉड है, उन्होंने भी पौधे को प्यार किया। इन्होंने ये दिखाया कि मतलब कि जो ईश्वर है उनको भी फिजिकल फॉर्म में अपना प्यार नहीं मिला, एक फीमेल की फॉर्म में, पेड़ की फॉर्म में प्यार मिला, क्योंकि पेड़ बहुत ही ज़्यादा प्यार देते हैं। ये सबको पता है इस बात को, तो अगर हम रियलिस्टिक लाइफ में भी देखें, पेड़ से तो अच्छा कुछ है ही नहीं। उन्होंने ये बताया कि जब एडम था, आपको पता होगा एडम ईव का, कि एडम था, वो बता रहे हैं एक बाग में थे, बगीचे में थे, अकेले थे, खुश थे। उनके पास दो खुशियाँ थी, एक तो खुद की खुशियाँ थी चैन की, और एक पेड़ वेड़ की खुशियाँ थी। क्या जरूरत थी मैडम को आने की, फीमेल आई और तबाही मचा दी। मैं सोच रहा हूँ वाइफ ना सुन ले, नहीं तो लड़ाई करेगी। वहाँ पे वो आ गई, सेब खा लिया, और फिर आगे आपको पता ही, फिर आगे चीज़ें हो गई। क्या ज़रूरत थी? तो लेकिन उन्होंने बोला कि फिर एडम के तो मौज होगी। एक तो ये बड़ी खुशी है कि वो बाग में, बगीचे में, एक तो वो इंजॉय कर रहा है उस लाइफ को, और दूसरी को फीमेल मिल गई, उसको भी इंजॉय कर रहे हैं, उनके तो मौज होगी। लेकिन खुद को कह रहा कर नहीं, मेरे पे भी बहुत इंजॉयमेंट है, मैं भी बहुत इंजॉय कर रहा हूँ, मैं वो अंदर से बहुत खुश हूँ और यहाँ के भी बहुत खुश हूँ। तो इस तरह से उन्होंने गार्डन के बारे में बेस्ट से बेस्ट लिखा है। और इसके अंदर अगर आपको ये ट्रिक मिल गई तो आपको कोई दुनिया की कोई ताकत भी माल मसाला पेपर में भरने से नहीं रोक सकती। आप आराम से चिपका सकते हो बहुत सारी चीज़ें।
पेड़ों के बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में बेस्ट से बेस्ट आप चीज़ें लिख सकते हो। और आपको डिटेल पढ़नी है, 5 मिनट से ऊपर की वीडियो होगी, 5:19 हो रहे हैं। अगर आपको डिटेल चाहिए तो इस वीडियो के बाद आपको डिटेल मिल जाएगी, अदरवाइज इससे भी काम चल जाएगा। और जरूर प्रीवियस पेपर्स जरूर कीजिएगा जब मैं कराऊंगा पोएम के। अगर आप लेट देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर देखिए, लिंक मैंने दे दिया होगा। और अगर अभी देख रहे हैं तो 2-4 दिन में वो चीज़ें आने वाली हैं। थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए, खुश रहिए और खूब इंजॉय करिए। और पोएट्री बहुत इंजॉयमेंट की चीज़ है। अगर है, मुझे बहुत सारी पोएट्री बहुत अच्छी लगी जिनको मैं बड़ा मतलब इंजॉय करा मैंने, उसमें ये भी थी। और मैं क्योंकि खुद भी सिंगर हूँ और राइटिंग भी करता हूँ, लिखता भी हूँ और म्यूजिशियन भी हूँ, जैसा आप जानते हैं। मेरा अपना चैनल भी है केवी म्यूजिक कैंपस, और मैं और चीज़ें भी करता हूँ। तो उसके अंदर जब मैं इन पोएट कविताओं को सुनता हूँ तो मुझे भी बहुत सारी क्रिएटिविटी मिलती है, लिखने के लिए मिलती है। जैसे मैं द कॉय हिज मिस्ट्रेस के अंदर भी मुझे बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने जिस तरीके से बताया बहुत अच्छा लगा। और मैंने काफ़ी लाइन चुराई भी हैं इनसे अपने हिंदी में कन्वर्ट करके। तो थैंक यू वेरी मच। आगे अब आप सुनिए डिटेल के अंदर, अब आपके सामने डिटेल। या आपने इसे थॉट्स इन अ गार्डन नाम से भी सुना होगा। ये जो पोएम थी ये 1681 में मिससेलेनियस पोएम्स नाम की कलेक्शन में पब्लिश की गई थी। पोएम 72 लाइंस की है और 9 ऑक्टेव्स यानी 8 लाइन स्टैंजाज में बांटी गई है। हर ऑक्टेव की राइमिंग स्कीम है AA, BB, CC, DD। अब फ्रेंड्स, इस पोएम का टाइटल देखिए, द गार्डन, या आपने सुना होगा थॉट्स इन अ गार्डन, यानी एक गार्डन में किस तरह के थॉट्स आए हैं। पोएम कुछ इस तरह से समझने वाली है कि जो पोएट हैं वो एक गार्डन में वॉक कर रहे हैं, अपने दिन की जो स्ट्रेसफुल लाइफ है उससे परेशान होकर एक रिफ्रेशमेंट के लिए, मूड को रिफ्रेश करने के लिए वो गार्डन में टहल रहे हैं। और वहाँ के पेड़ पौधों को देखकर, वहाँ की जो नेचुरल ब्यूटी है उसे देखकर उनके मन में क्या थॉट्स आ रहे हैं, उन्होंने उसे इस पोएम में लिखा है। पोएम में कुछ बेसिक थीम्स को डिस्कस किया गया है, जिसमें नेचुरल ब्यूटी और पोएटिक इमेजिनेशन, ये दोनों चीज़ें शामिल हैं। यानी नेचर कितनी ज़्यादा खूबसूरत है और पोएट उस नेचर को देखकर क्या कुछ इमेजिन कर रहे हैं। ये सब कुछ हम और बेहतर समझेंगे जब हम इस पोएम को पढ़ेंगे। अब अगर बात करें पोएट की तो फ्रेंड्स, एंड्रयू मार्वेल एक इंग्लिश मेटाफिजिकल पोएट, सटायरिस्ट और पॉलिटिशियन थे। उनका जन्म हुआ था 31 मार्च 1621 में और उनकी डेथ हुई थी 16 अगस्त 1678 में। उनकी वर्क्स में कुछ मेजर थीम्स को डिस्कस किया जाता था जिनमें लव होता था, और ज़्यादातर जो थीम्स होते थे वो सेक्सुअल और पॉलिटिकल टॉपिक्स पर होते थे। उनकी फेमस वर्क्स में टू हिज कॉय मिस्ट्रेस, अपॉन एपल्टन हाउस, द गार्डन, ये सभी शामिल हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और इस पोएम को पढ़कर समझने की कोशिश करते हैं। How vainly men themselves amaze to win the palm, the oak or base। यानी जो men होते हैं, जो ह्यूमंस होते हैं, वो कितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं और कितना प्राउड फील करते हैं। क्या करने के लिए? तो जीतने के लिए। पाम के पत्तों को, ओक के पत्तों को या बेस के पत्तों को। अब पत्तों को जीतने से यहाँ पर मतलब है जो पत्तों के क्राउन मिलते थे। पुराने ज़माने में अगर कोई जीतता था तो उसे डिफरेंट क्राउन्स दिए जाते थे। यहाँ जो पाम है वो विक्ट्री का सिंबल होता था, जो ओक है वो लीडरशिप का सिंबल होता था, और बेस जो है वो पोएटिक टैलेंट का सिंबल था। तो इन चीज़ों में जब कोई अच्छा होता था तो उसे इन पत्तों का क्राउन दिया जाता था। तो वो क्राउन पाने के लिए ये लोग कितनी मेहनत करते थे सिर्फ उन पत्तों का क्राउन पाने के लिए। एंड देयर अनसेसेंट लेबर सी ग्राउंड फ्रॉम सिंगल हर्ब और ट्री। और जो उनका अनसेसेंट लेबर था, यानी जो लगातार वो लेबर कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, वो भी क्या पाने के लिए? तो एक क्राउन पाने के लिए जो कि सिर्फ एक कोई हर्ब या ट्री का था। यानी या तो उन्हें पाम के क्राउन्स मिलते या ओक के क्राउन्स, किसी एक पेड़ का कोई क्राउन मिलता, और इसके लिए वो लगातार इतनी मेहनत कर रहे थे। हु शॉर्ट एंड नैरो वर्स शेड डज प्रूडेंटली देयर टॉयल्स अपब्रेड। और जिसकी जो छोटी और नैरो यानी संकरी जो परछाई पड़ती है, शेड जो होती है पेड़ की परछाई, वो क्या करती है? वो उनकी मेहनत का कह सकते हैं मजाक उड़ाती है, क्योंकि इतने ज़्यादा पत्ते हैं उस पेड़ में। पत्तों के लिए मेहनत करनी है तो पेड़ों में तो कितने पत्ते होते हैं, इतनी ज़्यादा छाँव मिलती है। तो कह सकते हैं कि वो जो पत्ते हैं उन पेड़ों में वो उनकी मेहनत का मजाक उड़ाते हैं। वाइल ऑल फ्लावर्स एंड ऑल ट्रीज डू क्लोज टू वीव द गार्डन्स ऑफ रिपोज। जबकि जितने भी फूल हैं और जितने भी पत्ते हैं, जितने भी पेड़ हैं, वो क्या करते हैं? वो आपस में एक गार्लैंड, एक माला बुनते हैं। और ये माला किसकी होती है? तो रिपोज की, यानी शांति की, पीस की। एक माला है जो ह्यूमंस पाना चाहते हैं पत्तों की, लेकिन वो उनकी विक्ट्री को, उनके टैलेंट को दिखाता है। लेकिन इन पेड़ों के पास खुद की एक माला है, और वो माला है शांति, कामनेस की, पीस की। फेयर क्वाइट हैव आई फाउंड दी हियर एंड इनोसेंस दाई सिस्टर डियर। फेयर क्वाइट यानी जो क्वाइटनेस होती है, चुप्पी या शांति, वो मुझे यहाँ मिली है। और साथ ही मुझे क्या मिला है? तो इनोसेंस, जो कि क्वाइटनेस की सिस्टर है। और ये सारी चीज़ें कहाँ है? तो उस गार्डन में। यानी गार्डन में एक तरह की शांति, एक तरह की इनोसेंस है जो पोएट ढूंढ रहे थे, और वो उन्हें वहाँ मिल गई। मिस्टेकन लॉन्ग आई सॉट यू देन इन बिजी कंपनीज ऑफ मैन। और पहले जब मैं मिस्टेकन था, जब मैं गलत था, तो मैं इस क्वाइटनेस को, इनोसेंस को कहाँ ढूंढ रहा था? तो लोगों की कंपनीज में, जहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठा होते थे, जहाँ मेहनत होती थी। मुझे लगता था कि शायद वहाँ तो मुझे मिलोगी, लेकिन मैं गलत था, मिस्टेकन था। योर सेक्रेड प्लांट्स इफ़ हियर बिलो ओनली अमॉन्ग द प्लांट्स विल ग्रो। तुम्हारे जो सेक्रेड प्लांट्स हैं, यानी जो क्वाइटनेस का पौधा होगा, ये सिंबॉलिक है, जो क्वाइटनेस का पौधा है, इनोसेंस का पौधा है, वो आखिर मिलेगा भी तो कहाँ मिलेगा? तो इन सभी पेड़ पौधों के बीच में, इस गार्डन में। सोसाइटी इज़ ऑल बट रूड टू दिस डिलिशियस सॉलिट्यूड। और जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारा समाज है, वो बहुत ही रूड है, बहुत गलत तरीके से बिहेव करता है। किसके लिए? तो इस सॉलिट्यूड के लिए, इस अकेलेपन के लिए। फ्रेंड्स, सॉलिट्यूड जो होता है वो इन अ पॉजिटिव वे होता है, यानी ऐसा अकेलापन जो हम चाहते हैं, जिसे हम खुद से चुनते हैं। तो ये जो अकेलापन है, ये हमें भले ही बहुत पसंद आता है, लेकिन जो सोसाइटी है वो हमें पाने नहीं देगी। वो हमें फोर्स करेगी कंपनीज में जाने के लिए, और जब हम दूसरे लोगों की कंपनी में रहेंगे तो ना हमें क्वाइटनेस मिलेगी और ना ही इनोसेंस मिलेगी। No white nor red was ever seen, so amorous as this lovely green।
अब यहाँ पर 3 कलर्स का एग्जांपल दिया गया है। ये जो व्हाइट और रेड है ये विमेन के लिए यूज़ हुआ है। व्हाइट फॉर देयर कॉम्प्लेक्शन, उनके स्किन के कलर के लिए, एंड रेड फॉर देयर लिप्स, उनके होंठों का कलर। तो ये जो दोनों ही कलर हैं व्हाइट और रेड, ये कभी भी इतने एमोरस नहीं थे, इतने कलरफुल, इतने ब्यूटीफुल नहीं थे जितना ब्यूटीफुल क्या है तो ये ग्रीन, ये पेड़ पौधों का जो ग्रीन कलर है उसके मुकाबले वो व्हाइट और रेड कुछ भी नहीं थे। फॉन्ड लवर्स क्रूएल एज देयर फ्लेम कट इन दीज ट्रीज देयर मिस्ट्रेस नेम। और जो फॉन्ड लवर्स होते हैं, जो प्यार में डूबे हुए आशिक होते हैं, वो बिल्कुल क्रूएल होते हैं। किसकी तरह? तो उस फ्लेम की तरह, उस प्यार की आग की तरह जो उनके अंदर है। जिस तरह प्यार की आग उन्हें परेशान किए रहती है, उन्हें कभी भी सुकून नहीं मिलता, तो बिल्कुल वो भी उस आग की तरह हो गए हैं, कभी चैन से नहीं रहते और बहुत ही रूड हो चुके हैं। तो वो क्या करते हैं, वो इन पेड़ों में अपनी मिस्ट्रेस, अपनी लवर का नाम कट करके लिख देते हैं। अक्सर आपने देखा होगा लोग पेड़ों को उकेर देते हैं, उन पर नाम लिख देते हैं, तो यहाँ उसी की बात हो रही है। लिटिल अलास दे नो और हीड हाउ फार दीज ब्यूटीज हर्स एक्सीड। यानी शायद ही, बहुत कम या शायद ही वो ये बात जानते होंगे कि ये जो खूबसूरती है, ये नेचर की, पेड़ पौधों की जो खूबसूरती है वो उससे ज़्यादा है, यानी उनकी लवर की जो खूबसूरती है उससे वो खूबसूरती ज़्यादा है। फेयर ट्रीज वेयर सो एवर योर बैंक्स बार्क्स आई वुंड नो नेम शाल बट योर ओन बी फाउंड। यानी जो पोएट हैं वो पेड़ों से कह रहे हैं कि अगर मैं ऐसा कभी करूं, जिस तरह से वो लवर्स करते हैं, तुम्हारे ऊपर नाम कट करके अपनी लवर का नाम लिख देते हैं, तो अगर मैंने ऐसा कभी किया कि मैं तुम्हारे बार्क्स पर, तुम्हारे तनों पर कुछ लिखूंगा, तो वो नाम होगा भी तो किसका होगा? सिर्फ तुम्हारा होगा। मैं किसी लवर का नाम नहीं लिखने वाला हूँ, मैं तुम्हारा नाम लिखूंगा, क्योंकि जो ब्यूटी है वो तुम्हारी ब्यूटी है, तुम्हारी ब्यूटी सबसे ज़्यादा है और कोई विमेन की जो ब्यूटी है वो कभी इससे कंपेयर नहीं कर सकती है। When we have run our passion's heat, love hither makes his best retreat। और जब हमारा ये जो पैशन है, हमारा ये जो प्यार है, इसकी हीट खत्म हो चुकी है, ये जो प्यार की आग है वो बुझने लगती है, और जो ये प्यार है वो भी धीरे धीरे पीछे हटने लगता है। अब उतना ज़्यादा हम प्यार में डूबे नहीं रहते, तो हम क्या करते हैं, हम लौट कर आते हैं इस गार्डन में, यानी नेचर में लौट कर आते हैं। द गॉड्स दैट मॉर्टल ब्यूटी चेज स्टिल इन अ ट्री डिड एंड देयर रेस। यानी वो भगवान जो किसी मॉर्टल ब्यूटी को, यानी किसी ह्यूमन वुमेन को पसंद करते थे, उसे पाना चाहते थे, उनकी भी ये जो ढूंढने की चाहत थी, ये जो रेस थी जहाँ वो अपनी लवर को ढूंढ रहे थे, वो आकर एक पेड़ में खत्म होती है। उनकी लवर उन्हें कहाँ मिलती है? तो नेचर में, एक पेड़ के रूप में। अब यहाँ ये चीज़ क्यों यूज़ हुई है? तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जो हमारी माइथोलॉजी है उससे रिलेटेड। अपोलो हंटेड डैफ्ने सो ओनली दैट शी माइट लॉरेल ग्रो। अब यहाँ गॉड अपोलो की बात हो रही है कि उन्हें डैफ्ने से प्यार हो गया था और वो डैफ्ने को पाना चाहते थे, लेकिन ये जो डैफ्ने थी वो उनसे बचना चाहती थी, और इसके लिए उसने क्या किया, खुद को लॉरेल नाम के एक पौधे में बदल दिया। उसी तरह एंड पैन डिड आफ्टर साइरिंग स्पीड नॉट एज निम्फ बट फॉर अ रीड। और ये जो पैन गॉड थे वो साइरिंग्स नाम की एक निम्फ, एक परी को पाना चाहते थे, लेकिन वो भी उनसे बचना चाहती थी, और उनसे बचने के लिए उसने खुद को एक रीड में, एक जंगली पौधे में बदल दिया। तो यहाँ पर पोइट ये समझा रहे हैं कि जो गॉड्स हैं वो भी अपने प्यार को एक मॉर्टल रूप में, एक ह्यूमन रूप में नहीं पा सके। अगर उन्हें उनका प्यार मिला भी तो नेचर में, इन पौधों के रूप में मिला। What wondrous life in this I lead, ripe apples drop about my head। यानी ये कितनी ही वंडरस, कितनी ब्यूटीफुल ज़िंदगी है जो मैं जी रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं इस तरह के चक्करों में नहीं हूँ, मैं किसी के प्यार में नहीं डूबा हुआ हूँ, या मैं पेड़ों पर नाम नहीं उकेर रहा हूँ, तो मेरी ज़िंदगी तो बड़ी ही वंडरस है। और साथ ही जो पके हुए एप्पल्स होते हैं, राइप एप्पल्स यानी पके हुए एप्पल्स जो हैं वो बिल्कुल मेरे माथे पर ही गिर रहे हैं। तो इस गार्डन में मुझे एप्पल्स मिल रहे हैं। द लुशियस क्लस्टर्स ऑफ द वाइन अपॉन माई माउथ डू क्रश देयर वाइन। और जो वाइन्स होती है, VINE वाइन्स, इसका मतलब होता है बेल। तो ये जो बेलें हैं, तो इन बेलों पर ज़्यादातर क्या होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, जैसे अंगूर होते हैं, और वो जो गुच्छे हैं, क्लस्टर्स हैं, वो बहुत ही लशियस हैं, जूसी हैं। तो वो क्या करते हैं, वो मेरे मुंह में अपना वाइन, अपना जूस देते हैं, मैं उन फलों का रस एंजॉय कर सकता हूँ। द नेक्टराइन एंड क्यूरियस पीच इनटू माई हैंड्स देमसेल्व्स डू रीच। और इसी तरह से पीच जो कि एक फ्रूट होता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, जूसी है, वो भी क्या करता है, खुद ब खुद ही मानो मेरे हाथों में आ जाता है। यानी मेरे चारों तरफ क्या है, फ्लावर्स हैं और फ्रूट्स हैं। Stumbling on melons as I pass and snared with flowers I fall on grass। साथ ही जब मैं आगे बढ़ता हूँ तो मेरे आगे बहुत सारे मेलन्स हैं, वाटर मेलन्स हैं, और उस पर मेरा पैर टकरा जाता है, मैं स्टम्बल कर जाता हूँ, लड़खड़ा जाता हूँ। लेकिन लड़खड़ाने के बाद जब मैं घास पर गिर जाता हूँ तो चारों तरफ से जो फूल हैं वो मुझे घेर लेते हैं। तो एक तरह से यहाँ पर पोइट जो है वो बिल्कुल अपने इमेजिनेशन को दिखा रहे हैं कि जो गार्डन के फ्रूट्स और फ्लावर्स हैं उसमें वो खुद को कैसे इंजॉय कर रहे हैं। Meanwhile the mind from pleasureless withdraws into its happiness। अब इस तरह से ये जो इन्जॉय मैं कर रहा हूँ, ये तो मैंने फिजिकली इन्जॉय किया, मैंने इन चीज़ों को देखा, खाया पिया, लेकिन ये जो मेरा माइंड है इसके लिए ये प्लेजर अभी भी कम है, अभी भी ये पूरी तरह से खुश नहीं है, और इसलिए ये खुद अपनी ही हैप्पीनेस में वापस से घुस जाता है। ये इस गार्डन की ब्यूटी से भी बाहर निकलकर अपनी इसकी जो हैप्पीनेस है ये वहाँ चला जाता है। द माइंड दैट ओशन वेयर ईच काइंड डज स्ट्रेट इट्स ओन रिजेम्बलेंस फाइंड। अब पोइट कहते हैं कि ये जो हमारा माइंड है वो एक तरह का ओशियन है, जिस तरह से एक बड़ा समुद्र होता है, महासागर होता है, बिल्कुल वैसा है। और जैसा ये मेरा माइंड है ये बिल्कुल वैसी ही अपनी एक रिजेम्बलेंस को, एक बिल्कुल मिलती जुलती चीज़ को ढूंढ लेता है। जिस तरह समुद्र होता है, एक ओशियन होता है, उसके जैसा दूसरा ओशियन होता है, और ये ओशियन कहीं ना कहीं मिल ही जाते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह मेरा माइंड जो है वो अपना रिजेम्बलेंस ढूंढ रहा है, और तभी उसे वो खुशी मिलेगी जो वो चाहता है। Yet it creates transcending these far other worlds and other seas। फिर भी ये जो मेरा माइंड है ये क्या करता है, ये क्रिएट करता है, ये नई चीज़ें बनाता है जो कि इस दुनिया और इस समुद्र, इन सभी से बहुत आगे हैं। यानी ये जो माइंड है इसकी सोच रुकती नहीं है, ये अपनी हैप्पीनेस के लिए कहीं भी किसी भी हद तक जाता है, और इमेजिनेशन के थ्रू ये बहुत सारी चीज़ें क्रिएट करता है। Annihilating all that's made to a green thought in a green shade।
एनिहिलेटिंग यानी रिमूविंग या रिड्यूसिंग। तो ये जो मेरा माइंड है ये सब कुछ रिमूव कर देता है। जितनी भी पुरानी सोच है, जितनी भी सोच मैं लेकर इस गार्डन में मैंने एंटर किया था, वो सारी सोचों को मुझसे दूर कर देता है, बिल्कुल मेरे माइंड को फ्रेश कर देता है। किसके लिए? तो एक ग्रीन थॉट के लिए, यानी एक न्यू और एक पॉजिटिव थॉट के लिए, जो मैं कहाँ पर सोचूंगा? तो इस ग्रीन शेड में, इन पत्तों के जो छाँव है उस पर बैठ कर सोचूंगा। यानी माइंड जो है मेरा पूरी तरह से फ्रेश हो चुका है और मुझे चांस दे रहा है कि मैं कुछ अच्छा सोचूं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं एक ऐसी जगह पर हूँ जो मुझे नई नई चीज़ें सोचने का मौका दे रहा है। Here at the fountain sliding foot और at some fruit trees mossy root, यानी यहाँ जहाँ पर जो फाउंटेन है, जो झरना है, उसके पास स्लाइडिंग फूट है, फिसलन भरी जगह है, या किसी पेड़ के तने के पास जो उसका रूट है, जड़ है, उस पर मॉस है यानी काई जमी हुई है। तो इन जगहों पर क्या हो जाती है? बहुत फिसलन हो जाती है, लोग स्लिप कर जाते हैं। कास्टिंग द बॉडीज वेस्ट असाइड माई सोल इन टू द बोज डज ग्लाइड। और यहाँ पर क्या होता है कि मेरा जो सोल है, मेरी जो आत्मा है, वो क्या करती है? अपनी बॉडी, ये जो बॉडी मेरी है, जो कि उसके लिए एक कपड़े की तरह, एक वेस्ट की तरह है, उसे वो बगल रख देती है और उड़ती हुई वो उन बोझ में, बोझ का मतलब होता है डालियाँ, डालियों में उड़ती हुई वो चली जाती है। यानी मेरी जो सोल है वो बिल्कुल एक बर्ड की तरह है। उसने क्या किया है? इस कपड़े को, ये जो मेरा शरीर है ये बिल्कुल एक कपड़े की तरह है, उसे पीछे छोड़ दिया है और वो बिल्कुल एक बर्ड की तरह उड़ती हुई उन डालियों में चली गई है। There like a bird it sits and sings, then wets and combs its silver wings। वहाँ बैठकर वो क्या करती है? वो गाने गाती है, और जिस तरह से जो बर्ड्स होती हैं वो क्या करती है? अपने पंखों को अपनी चोंच से साफ करती हैं, उन्हें सहलाती हैं। बिल्कुल वैसे ही मेरी जो सोल है, मेरी जो आत्मा है, वो अपने पंखों को साफ कर रही है। यानी आत्मा को यहाँ पर एक बर्ड की तरह देखा जा रहा है। Until prepared for longer flight, waves in its plumes the various light। और साथ ही ये जो मेरी सोल है ये खुद को एक लॉन्गर फ्लाइट, एक लंबी उड़ान के लिए तैयार कर रही है। यानी अभी तक जो मेरी सोच थी, जो कुछ मैंने इमेजिन किया था, ये सब तो एक छोटी सी जर्नी थी। अभी मेरी जर्नी बहुत लंबी है और यहाँ इस गार्डन में मेरी आत्मा खुद को उस जर्नी के लिए प्रिपेयर कर रही है। और ऐसा करने के लिए वो अपने प्लूम्स यानी अपने पंखों में से उस लाइट को पास होने दे रही है, जो कि बिल्कुल वेव्स में आ रही है। जो सनलाइट है उसे वेव्स में अपने से पास होने दे रही है, ठीक उसी तरह जिस तरह से पेड़ों से वो लाइट पास होती है। Such was that happy garden state while man there walked without a mate। बिल्कुल वैसा ही सिचुएशन था उस गार्डन का। कौन से गार्डन का बात हो रहा है यहाँ पे? तो ईडन गार्डन, जो गार्डन ऑफ हेवन था, वहाँ की बात हो रही है कि बिल्कुल ऐसा ही वो गार्डन भी था जहाँ मैन पहली बार वॉक कर रहा था और उसके साथ कोई मेट नहीं थी। यानी यहाँ पर बात हो रही है एडम की, यानी जब भगवान ने सबसे पहले एडम को बनाया था तो जो खुशी उसे मिली थी उस गार्डन में जाकर, वहाँ के पेड़ पौधों को देखकर, उस खुशी की बात हो रही है। और ये खुशी कब तक थी? जब तक गॉड ने उसके लिए कोई मेट नहीं बनाया था, यानी ईव को नहीं बनाया था। आफ्टर अ प्लेस सो प्योर एंड स्वीट व्हाट अदर हेल्प कुड येट बी मीट। यानी इतनी खूबसूरत जगह के बाद, जो कि इतनी ज़्यादा प्योर हो, इतनी मिठास हो, इतनी अच्छी हो, उसके बाद आखिर आपको किस हेल्प की ज़रूरत होगी? आपको क्या चाहिए होगा? और इतनी खूबसूरत जगह मिलने के बाद, बट टू बियॉन्ड द मॉर्टल शेयर टू वैंडर सॉलिटरी देयर। लेकिन ये किसी मॉर्टल के, किसी ह्यूमन की नसीब में नहीं था कि वो उस गार्डन में सॉलिटरी घूमे, बिल्कुल अकेले घूमे। जब गॉड ने एडम को बनाया तो उसके बाद उन्होंने ईव को भी बनाया, क्योंकि एडम अकेले बोर हो जाता। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि किस तरह से जो हैप्पीनेस थी वो सिर्फ तभी तक थी जब तक एडम अलोन था। एडम के साथ जैसे ही पार्टनर आई, ईव आई, वो जो हैप्पीनेस थी, वो जो गार्डन की जो ब्यूटी थी, वो गायब हो गई। टू पैराडाइज टू वेयर इन वन, टू लिव इन पैराडाइज अलोन। अब यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि जब एडम अकेले रहता था उस पैराडाइज में, हेवन के उस गार्डन में, तो वो एक साथ दो पैराडाइज में रह रहा था, दो हेवन्स में रह रहा था। क्यों? पहला हेवन तो ये कि वो खुद ही एक हेवन में, हेवन के गार्डन में रहता था, और दूसरा हेवन ये कि वो अकेले रहता था, उसके पास कोई पार्टनर नहीं थी, कोई उसकी लवर नहीं थी। तो वो जो रिलेशनशिप वाली प्रॉब्लम्स होती हैं उससे एडम आज़ाद था और इसलिए एक साथ वो दो हेवन्स को एंजॉय कर रहा था। अब इस लास्ट स्टैंजा में जो पोएट हैं वो वापस से गार्डन ऑफ हेवन से लौट करके वापस से अपने गार्डन में आ जाते हैं जहाँ वो घूम रहे हैं, और कहते हैं हाउ वेल द स्किलफुल गार्डनर ड्रू ऑफ फ्लावर्स एंड हर्ब्स दिस डायल न्यू। यानी यहाँ पर जो गार्डनर था, जो यहाँ पर गार्डन की देखभाल करता है, वो कितना टैलेंटेड है, कितना स्किलफुल है कि उसने इन फ्लावर्स और हर्ब्स से क्या किया? एक डायल बनाया, एक सन डायल बनाया। अगर आपने नहीं देखा होगा तो ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, सन डायल इस तरह की होती है। तो ये जो गार्डनर था वो कितना ज़्यादा स्मार्ट रहा होगा कि उसने ये सन डायल बनाया, वो भी फ्लावर्स से और प्लांट से। वेयर फ्रॉम अबव द माइल्डर सन डज थ्रू अ फ्रेग्रेंट ज़ोडिएक रन। और जहाँ पर क्या होता है, जो माइल्डर सन यानी जो सन की रोशनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, तो वो इस डायल पर पड़ती है और एक तरह की जब खुशबू फैल रही होती है तब ये डायल काम करता है। हम समय बताते हैं इस डायल से। एंड एज इट वर्क्स द इंडस्ट्रियस बी कंप्यूट्स इट्स टाइम एज वेल एज वी। और जब ये डायल काम करता है तो जो इंडस्ट्रियस बी है, बी यानी मक्खी, मधुमक्खी जो होती है, जो कि बहुत इंडस्ट्रियस है, बहुत मेहनती है, वो भी उस डायल से अपना समय उसी तरह समझती है जिस तरह हम समझते हैं। यानी जैसे एक मधुमक्खी को पता चलता है कि हाँ अभी सही समय है, अभी मुझे फूलों पर जाना चाहिए, ठीक वैसे ही हम भी अपना समय समझते हैं। तो क्या ये सब कुछ उस गार्डन में जो सन डायल बना हुआ है उसके कारण हो रहा है? हाउ कुड सच स्वीट एंड होलसम आवर्स बी रेकन्ड बट विथ हर्ब्स एंड फ्लावर्स। कैसे ये जो ब्यूटीफुल आवर्स हैं, ये जो समय बीतता जा रहा है, जो कि हमारे लिए बहुत ही कंप्लीट है, बहुत ही मीठा है, उसे हम इन फूलों से और इस तरह के प्लांट से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? आखिर कैसे ये जो नेचर की ब्यूटी है ये टाइम के साथ कंपेयर करती है? और यहाँ पर फ्रेंड्स ये पोएम खत्म हो जाती है। पोएम में जो पोएट हैं वो बेसिकली यही कह रहे हैं कि ये जो गार्डन है ये एक ब्यूटीफुल एग्जांपल है कि लाइफ में हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो सॉलिटरीनेस होता है, जो अकेलापन होता है, उसे हमें एंजॉय करना है। और अगर ऐसा करना है तो सबसे पहले हमें अकेले रहना है, हमें एक लवर, एक बिलवेड नहीं चाहिए होगा, और साथ ही नेचर की जो खूबसूरती होगी वो भी हमें एक्सेप्ट करनी होगी। तभी हमारी लाइफ जो है वो